नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका मैट रिडले की अद्भुत किताब द रेड क्वीन सेक्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर के तीसरे पार्ट में। आज हम उस रहस्य की तह तक जाएंगे जो शायद आपको हैरान कर देगा। इंसान का दिमाग ये सिर्फ सोचने का औजार नहीं है, न केवल जीने के लिए है। दरअसल हमारी बुद्धि, हमारी हाजिर जवाबी, हमारी कहानियाँ और गाने, ये सब असल में एवोल्यूशन की सबसे बड़े खेल का हिस्सा हैं। वो खेल जिसे हम प्यार, आकर्षण और सेक्सुअल चॉइस कहते हैं। हम इंसान दरअसल बड़े हो चुके बच्चे हैं, सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप्स। हमारी शक्ल, सूरत, हमारी भाषा, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी आदतें भी ये बताती हैं कि हम अपने प्रिमिटिव अतीत को कभी भूल नहीं पाए। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे सेक्सुअल सिलेक्शन ने हमें इतना बुद्धिमान, चालाक और इतना अलग बनाया कि कभी कभी हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। और ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे अंदर की इस एवोल्यूशनरी दौड़ ने हमारे समाज, रिश्तों और सिविलाइजेशन को शेप किया है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8, सेक्सिंग द माइंड। सोचिए, एक छोटा सा चूहा, पाइन वोल। ये चूहा बड़ा ही आदर्श पति किस्म का है। ये मादा के साथ एक ही जोड़ी बनाता है, यानी मोनोगेमस है, और बच्चों की परवरिश में हाथ बटाता है। दिलचस्प बात यह है कि पाइन वोल के नर और मादा दोनों का दिमाग लगभग एक जैसा होता है, खासकर उनका हिप्पोकैम्पस, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो रास्ते याद रखने और मैप पढ़ने का काम करता है। जब हम इन्हें भूल भुलैया में दौड़ाते हैं तो नर और मादा दोनों बराबर अच्छे निकलते हैं। अब आते हैं इसके रिश्तेदार पर, मीडो वोल। ये जरा आवारा टाइप है। इसका नर कई मादाओं से संबंध रखता है, यानी पॉलीगैमस है, और रोज रोज अलग बिलों में चक्कर लगाता है। अब सोचिए, जब रोज इतनी वाइफ ड्यूटी निभानी पड़े तो रास्तों की याददाश्त कितनी तेज हो जानी चाहिए। और सच में मीडो वोल के नर का हिप्पोकैम्पस मादाओं से बड़ा होता है और वे भूल भुलैया में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी जिन प्रजातियों में नर रोज ज्यादा घूमते हैं, वहां नर स्पेटियल टास्क, यानी जगह पहचानना, रास्ता याद रखना, ऐसे टास्क में बेहतर होते हैं। जिन प्रजातियों में नर मादा बराबर रहते हैं, वहां दोनों का दिमाग और क्षमता बराबर होती है। ठीक मीडो वोल की तरह औसतन पुरुष महिलाओं से स्पेटियल टास्क में बेहतर होते हैं। अब एक अहम सवाल है, क्या बराबरी का मतलब बिल्कुल समान होना है? पुरुष और महिलाएं शारीरिक रूप से अलग हैं। महिलाओं का शरीर बच्चों को जन्म देने, पालन पोषण की जरूरतों के हिसाब से ढला है। पुरुष का शरीर प्रतिस्पर्धा, लड़ाई झगड़े और शिकार करने के हिसाब से बना है। उसी तरह दिमाग भी अलग अलग दबावों में इवॉल्व हुआ है। महिलाओं का दिमाग पालन पोषण और सामाजिक संबंधों में माहिर है। पुरुषों का दिमाग प्रतिस्पर्धा और शिकार जैसे स्पेटियल कामों में माहिर है। रिडले कहते हैं कि अंतर का मतलब असमानता नहीं है। जैसे औसतन पुरुष लंबे होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे लंबी महिला कई पुरुषों से लंबी होगी। औसतन महिलाएं वर्बल टास्क, यानी भाषा, शब्द, भावनाओं को समझना, ऐसे टास्क में बेहतर होती हैं, लेकिन कई पुरुष इनमें उनसे बेहतर निकल सकते हैं। यानी बात एवरेज की है, न कि हर व्यक्ति की। रिडले कहते हैं कि आज की पॉलिटिकली करेक्ट दुनिया को ये मानना खतरनाक लगता है कि पुरुष और महिला का दिमाग अलग है, क्योंकि डर है कि इसे सेक्सिज्म का हथियार बना लिया जाएगा। सेक्सिज्म यानी स्त्रियों को नीचा दिखाने का हथियार। विक्टोरियन काल में तो ये लोग मान बैठते थे कि औरतें वोट देने तक के लायक नहीं है। लेकिन रिडले कहते हैं सिर्फ इसलिए कि पहले लोग अंतर को बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, इसका मतलब ये नहीं कि अंतर है ही नहीं। फर्क को नकारना उतना ही गलत है जितना बिना सबूत के फर्क को मान लेना। इसे आसान तुलना से समझें। लड़के बचपन से खिलौने में गन पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां गुड़ियां पसंद करती हैं। हो सकता है पालन पोषण से सीखा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह जैविक प्रवृत्ति की वजह से हो। किसी भी हालत में बेहतर या बुरा नहीं है,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेल्विन कॉनर कहते हैं, पुरुष ज्यादा आक्रामक होते हैं और महिलाएं बच्चों की तरफ ज्यादा नर्चरिंग नेचर की होती हैं। इस हिस्से का रेडले सेंट्रल मैसेज देते हैं कि पुरुष और महिला के दिमाग औसतन अलग हैं क्योंकि उनके एवोल्यूशनरी प्रेशर अलग थे। ये फर्क सिर्फ जीन से नहीं बल्कि जीन और हार्मोन्स की बातचीत से बनता है। मान लीजिए किसी प्रागैतिहासिक यानी प्लेस्टोसीन पुरुष में ऐसा जीन आया जो उसे दिशा समझने में बेहतर बना देता था, लेकिन इसकी कीमत थी कि उसकी सोशल इंट्यूशन यानी लोगों की भावनाएं पहचानने की क्षमता घट जाती थी। पुरुषों के लिए यह फायदेमंद होता है, लेकिन वही जीन उनकी बेटियों में जाता है तो उनके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी ताकत सोशल इंट्यूशन ही थी। ऐसे जीन्स लंबे समय तक टिक नहीं सकते। दरअसल नेचर ने ऐसे जीन को बढ़ावा दिया जो लिंग के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करें। लड़कों में वही जीन्स दिशा स्मृति यानी नेविगेशन और स्पेटियल स्किल को बढ़ाते हैं, वही लड़कियों में ऐसे जीन सोशल इंट्यूशन को निखारते हैं। यानी जीन ने खुद को हार्मोन के इशारों पर काम करना सिखा लिया। और इस कहानी का हीरो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही पुराना स्टेरॉइड हार्मोन है। वर्टिब्रेट्स में लगभग एक जैसा मिलता है। इसकी मात्रा आक्रामकता को बिल्कुल नाप तोल कर तय करती है। कुछ पक्षियों और जानवरों में मादाओं का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जहां मादा ज्यादा एग्रेसिव और डोमिनेंट होती है। टेस्टोस्टेरोन का काम है शरीर को मर्दाना बनाना, कि जैसे दाढ़ी, आवाज में बदलाव, मांसपेशियों में ग्रोथ और दिमाग को भी मर्दाना बनाना, यानी स्पेटियल स्किल को डेवलप करना, एग्रेशन और कॉम्पिटिटिवनेस। टेस्टोस्टेरोन के सबूत अगर चिड़ियों में देखें तो ज़ेब्रा फिंच नाम की एक चिड़िया में सिर्फ नर गाते हैं, क्योंकि गाना गाने वाला दिमाग का हिस्सा टेस्टोस्टेरोन के बिना बढ़ता ही नहीं। अगर नर के खून में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो वो गाना नहीं गा पाएगा। अगर किसी मादा फिंच को जन्म के समय से टेस्टोस्टेरोन दे दिया जाए तो उसका दिमाग गाना सीखने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी होकर वो भी गा सकती है। यानी टेस्टोस्टेरोन न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग की वायरिंग बदलता है। रिडले कहते हैं कि इंसानों में ये फर्क कई मेडिकल कंडीशंस और एक्सपेरिमेंट से साफ दिखा। जिन महिलाओं के ओवरीज नहीं होते उनमें टेस्टोस्टेरोन बेहद कम होता है। ये महिलाएं और भी ज्यादा फेमिनाइन होती हैं, बच्चों, कपड़ों और रोमांटिक कहानियों की तरफ बेहद आकर्षित होती हैं। जिन पुरुषों में कैस्ट्रेशन होता है उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण शक्ल और सूरत और व्यवहार औरतों जैसा हो जाता है। 1950 में कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में फीमेल हार्मोन दिए गए। उनके बेटे बड़े होकर शाय और ज्यादा फेमिनाइन निकले। जिन लड़कियों में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बनते हैं वो टॉम बॉयिश और स्पेटियल स्किल में बाकी लड़कियों से बेहतर निकलती हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर का हार्मोन एनवायरनमेंट ही दिमाग की फाउंडेशन डालता है। रिडले यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि एने मोयर और डेविड जेसल की किताब ब्रेन सेक्स के अनुसार टेस्टोस्टेरोन की 2 लहरें लड़कों के दिमाग को शेप देती हैं। पहली लहर यानी पहली खुराक गर्भ में कॉन्सेप्शन के 6 हफ्ते बाद मिलती है। ये पहली खुराक नेगेटिव फोटोग्राफ जैसी बनती है। दूसरी खुराक प्यूबर्टी पर ये उसी नेगेटिव को डेवलप जैसे करने का काम करती है। शरीर को प्यूबर्टी पर टेस्टोस्टेरोन जैसा भी बना ले, लेकिन दिमाग सिर्फ उसी हालत में मैस्कुलाइन बनेगा अगर गर्भ में उसे टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर मिल चुका हो। यानी अगर हम चाहें तो समाज को हार्मोन इंजीनियरिंग से बदल सकते हैं। हर गर्भवती महिला को फीमेल टाइप हार्मोन इंजेक्शन दे दें तो सबके दिमाग फेमिनाइन होंगे। शरीर पुरुष और महिला जैसा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी होगी। फिर ना युद्ध होगा, न रेप, न कार रेसिंग, न बियर, न बर्गर्स। रिडले मजाक में कहते हैं कि एक फेमिनिस्ट पैराडाइज बन जाएगा, शुगर एंड स्पाइस। टेस्टोस्टेरोन का असर पैदा होते ही दिखता है। लड़कियां जन्म से ही ज्यादा मुस्कुराती हैं, लोगों से जुड़ती हैं, चेहरों और भावनाओं में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन लड़के ऑब्जेक्ट और एक्शन में ज्यादा रुचि लेते हैं। खिलौनों को डिसमेंटल, असेंबल, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। यही वजह है कि खिलौनों में जेंडर स्टीरियोटाइप बन गए। लड़कों के लिए गाड़ियां और बंदूकें, लड़कियों के लिए गुड़िया।
असल में बच्चे वही चुनते हैं जो उनकी बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन से मेल खाता है। एक माँ ने अखबार इंडिपेंडेंट में लिखा, मेरे जुड़वा बच्चों के सामने जब कारें और गुड़ियाँ दोनों रखी जाती हैं तो बेटा हमेशा कार उठाता है और बेटी हमेशा गुड़िया। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो लड़के बेचैन, शरारती, कम ध्यान लगाने वाले, सीखने में धीमे होते हैं। 20 में से 19 हाइपर एक्टिव बच्चे लड़के होते हैं। डिसलेक्सिया भी लड़कों में 4 गुना ज्यादा होता है। लड़कियां भाषाई कामों में बेहतर होती हैं। क्रोमोसोम और हार्मोन एक्सपेरिमेंट से भी यही निकलता है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वाले लड़के, यानी जिनमें XXY है, ऐसे लड़के वर्बल स्किल में तेज हो सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली लड़कियां, यानी जिनमें XO हो, वो स्पेटियल स्किल में और भी कमजोर होती हैं। वुम में मेल हार्मोन से एक्सपोज लड़कियां स्पेटियल स्किल में बेहतर होती हैं। ये साफ करता है कि लर्निंग एबिलिटी और ब्रेन वायरिंग में औसतन फर्क है। लड़कियों में ब्रेन फंक्शन ज्यादा डिफ्यूज यानी फैले हुए रहते हैं। लड़कों में फंक्शन लोकलाइज्ड यानी खास हिस्सों में सीमित रहते हैं। कॉर्पस कोलासम यानी ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला हिस्सा लड़कियों में ज्यादा बड़ा होता है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों के दिमाग को ज्यादा स्पेशलाइज्ड और सेग्रीगेटेड बना देता है। रिडले डोमिनिकन रिपब्लिक का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। वहां 38 बच्चे पैदा हुए जिनमें एक रेयर डिफेक्ट था, 5 अल्फा रेडक्टेज डेफिशिएंसी। ये लड़के गर्भ में टेस्टोस्टेरोन के असर से इनसेंसिटिव रहे। पैदा होने पर इनके जेनेटेलिया लड़की जैसे थे और इन्हें लड़कियों की तरह पाला गया। लेकिन प्यूबर्टी पर जब टेस्टोस्टेरोन की बाढ़ आई तो ये लड़की अचानक लड़का बन गई। मतलब दिमाग कुछ हद तक बचपन में शेप हो चुका था, लेकिन प्यूबर्टी पर भी एडाप्टेबिलिटी बची हुई थी। रिडले कहते हैं कि इसका नतीजा ये है कि जन्म के समय से ही लड़का और लड़की अलग होते हैं। 5 साल की उम्र तक औसत लड़के का दिमाग औसत लड़की से बहुत अलग हो जाता है। फिर 11 साल से पहले पर टेस्टोस्टेरोन लेवल इक्वल हो जाते हैं और दोनों थोड़े करीब से दिखते हैं। लेकिन प्यूबर्टी पर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोनल तूफान लड़कों को पूरी तरह अलग दिशा में ढाल देता है। सेक्सिज्म और किबुत्स का प्रयोग। मैट रिडले बताते हैं कि अलग अलग देशों और संस्कृतियों में जब पुरुषों और महिलाओं में से उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा गया तो जवाब लगभग एक जैसे आए। पुरुषों ने कहा कि वे व्यवहारिक, चालाक, दबंग, प्रतिस्पर्धी, आलोचनात्मक और आत्मनियंत्रित बनना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा कि वे प्यार करने वाली, सहानुभूतिपूर्ण, उदार और समाज सेवा में समर्पित रहना चाहती हैं। यानी एक ओर पावर और स्वतंत्रता की चाहत पुरुष रखते हैं तो दूसरी ओर समाज और रिश्तों को संवारने की चाहत महिलाएं रखती हैं। रिडले कहते हैं कि बातचीत के पैटर्न में भी यही फर्क दिखा। पुरुषों की बातचीत ज्यादातर पब्लिक और स्टेटस दिखाने वाली होती है, जबकि महिलाओं की बातचीत प्राइवेट, सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण। ये फर्क केवल संस्कृति वजह से नहीं, हमारी शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर अतीत से जुड़ा है। उदाहरण के लिए पुरुष शिकार में ताकत, दिशा और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देते थे। महिलाएं जड़, फल इकट्ठा करती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं। इसलिए उनमें सहानुभूति और सहयोग ज्यादा जरूरी था। रिडले बताते हैं कि इजराइल में किब्बुत्स प्रयोग किया गया। यहाँ शुरुआत में पुरुष और महिलाओं को बिल्कुल समान भूमिका देने की कोशिश की गई। लड़कों को शांत और संवेदनशील बनाया गया, लड़कियों को टॉम बॉय की तरह पाला गया। पुरुषों से घर का काम कराया गया और महिलाओं को बाहर भेजा गया। लेकिन 3 पीढ़ियों बाद सबने वापस पारंपरिक भूमिकाएं अपना ली। पुरुष राजनीति और सुरक्षा संभालने लगे, महिलाएं घर, शिक्षा और बच्चों की देखभाल करने लगी। लोगों ने शिकायत भी वही की जो बाकी दुनिया में सुनाई देती है। महिलाएं बोली, पुरुष सफाई ठीक से नहीं करते। पुरुष बोले, अगर हम सफाई करें तो औरतें कहती हैं कि ठीक से नहीं की। यानी फर्क सिर्फ समाज थोपता नहीं है, बल्कि लोग खुद अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से चुनते हैं।
रिडले यहाँ एक मजेदार विरोधाभास दिखाते हैं। फेमिनिज्म कहता है कि पुरुष और महिलाएं हर काम बराबर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अगर महिलाएं काम संभालेंगी तो काम ज्यादा सहयोगी और मानवीय होगा। यानी फेमिनिज्म खुद ही मान रहा है कि औरतें और मर्द अलग स्वभाव के होते हैं। रिडले कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि महिलाएं अलग हैं, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ कामों में वे बेहतर होंगी और कुछ में पुरुष। उदाहरण के लिए राजनीति और पावर गेम पुरुषों को पसंद आते हैं क्योंकि वे स्टेटस के पीछे भागते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर इससे दूरी बनाए रखती हैं। लेकिन जरूरी बात है कि ये मान लेना कि महिलाएं राजनीति में कम हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने दबाया है, ये महिलाओं का अपमान होगा। महिलाएं अपनी पसंद से भी राजनीति से दूर रह सकती हैं। रिडले ये भी साफ करते हैं कि मर्द कमाएं और औरत घर संभालें। ऐसी सोच जीव विज्ञान से नहीं बल्कि इतिहास से आई है। शिकारी संग्राहक समाज में महिलाएं भी रोज काम करती थीं, जैसे फल या कंद निकालना। पुरुष शिकार पर जाते थे, यानी दोनों ही काम पर बाहर जाते थे। खेती और औद्योगिक क्रांति के बाद हालात बदल गए। खेत और कारखानों में मर्द की ताकत काम आई, घर औरतों का क्षेत्र बन गया। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ाने में फिर महिलाएं बाहर काम करने लगीं, जैसे प्लेस्टोसीन काल में कंद या फल खोजने जाती थीं। एवोल्यूशन या बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि मर्द ही कमाएं और औरतें घर में रहें। पुरुषों की रिप्रोडक्टिव सक्सेस स्टेटस चढ़ने पर निर्भर थी, जबकि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सक्सेस बच्चों और रिश्तों पर निर्भर थी। इसलिए महिलाओं ने पावर गेम के पीछे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने राजनीति और नेतृत्व में कमाल दिखाया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की रानियों का इतिहास अक्सर राजाओं से बेहतर रहा। यानी महिलाएं देश चलाने में कई बार पुरुषों से भी अच्छी साबित होती हैं। ये ज्यादा इंट्यूटिव, ईमानदार और कम सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं। इसलिए रिडले कहते हैं कि महिलाओं को ऊपर लाने के लिए आरक्षण सही है, क्योंकि अगर सिस्टम सिर्फ चालाक और महत्वाकांक्षी लोगों को ऊपर चढ़ने देता है, तो महिलाएं जो अधिक सहानुभूतिपूर्ण और कम सेल्फ कंसर्न होती है, उन्हें दबा दिया जाता है। मेल होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष समलैंगिकता। अब सवाल आता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन दिमाग को मैस्कुलाइन करता है, तो समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी कहां से आती है? रिडले समझाते हैं, एक पुरुष सामान्य रूप से औरतों की ओर आकर्षित होता है क्योंकि गर्भ में टेस्टोस्टेरोन ने उसके दिमाग को खास तरह से विकसित किया है। रिसर्च ये बताती है कि गर्भावस्था में टेस्टोस्टेरोन की कमी से समलैंगिकता की संभावना बढ़ जाती है। जिन पुरुषों के शरीर में XY की जगह XXY क्रोमोसोम हैं, वे ज्यादा फेमिनाइन और अक्सर समलैंगिक होते हैं। वर्ल्ड वॉर II जैसे तनावपूर्ण समय में जन्मे पुरुषों में समलैंगिकता कहीं ज्यादा देखी गई। इसका कारण ये था कि स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों एक ही प्रिकर्सर से बनते हैं। यही कारण है कि प्रिकर्सर का एक बड़ा हिस्सा कॉर्टिसोल बनाने में खर्च हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से पुरुष ज्यादा फेमिनाइन या समलैंगिक हो सकते हैं। यहाँ तक कि चूहों पर किए प्रयोग में भी यही दिखता है। अगर गर्भ में मां पर तनाव डाला जाए तो संतानों में समलैंगिक व्यवहार बढ़ जाता है। रिडले यहाँ कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ना तो सिर्फ जीन से तय होती है और ना ही अपब्रिंगिंग से। ये पेरेंटल हार्मोन और जीन के जटिल मिक्स से बनती है, यानी नेचर और नर्चर दोनों का खेल है। एवोल्यूशनरी सेक्सुअल साइकोलॉजी। रिडले यहाँ शुरुआत करते हैं एक सरल लेकिन गहरी बात से। अगर होमोसेक्सुअलिटी वॉर्म के हार्मोन से तय होती है, तो हेटेरोसेक्सुअल प्रेफरेंस भी वहीं से तय होगी। यानी हमारी सेक्सुअल पसंद अचानक मॉडर्न सोसाइटी की उपज नहीं है, बल्कि लाखों साल के एवोल्यूशन का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि मेल और फीमेल की सेक्सुअल मानसिकता अलग क्यों है? रिडले बताते हैं कि पुरुष के लिए कैजुअल सेक्स का फायदा है। एक मेल के लिए किसी अजनबी फीमेल से कैजुअल सेक्स का मतलब हो सकता है कम खर्च, कम जोखिम
और बड़ा एवोल्यूशनरी फायदा, यानी एक एक्स्ट्रा बच्चा। खतरे होते हैं कि इन्फेक्शन हो या पत्नी को पता चल जाए, लेकिन एवोल्यूशनरी रिवॉर्ड बड़ा है, यानी एक्स्ट्रा जीन पास हो सकते हैं। औरतों के लिए कैजुअल सेक्स एक नुकसान की बात है। प्रेगनेंसी का बोझ, पति के रिवेंज का डर, कमिटमेंट के बिना बच्चे पालने का खतरा। फायदा कोई खास नहीं है, वही बच्चा फेथफुल हस्बैंड से भी हो सकता था और सर्वाइवल ज्यादा पक्का था। नतीजा ये निकला कि मर्दों में सेक्सुअल अपॉर्चुनिटिज्म यानी कैजुअल सेक्स की ओर झुकाव औरतों की तुलना में ज्यादा होता है। औरतों में कैजुअल सेक्स से दूरी की टेंडेंसी ज्यादा देखी जाती है। मॉडर्न समाज और छुपे हुए इंस्टिंक्ट। आज लोग कहते हैं कि औरतें पोर्नोग्राफी इसलिए नहीं देखती क्योंकि सोसाइटी रिप्रेस करती है, लेकिन रिडले कहते हैं कि ये आधा सच है। असल में आज भी औरतें एक दूसरे और पुरुषों से दबाव झेलती हैं कि वे सेक्सुअली अनइनहिबिटेड हो जाएं। पुरुष भी सिर्फ औरतों से नहीं, दूसरे पुरुषों से भी दबाव झेलते हैं कि वे फेथफुल और रिस्पॉन्सिबल बने। यानी हमारी रिप्रेस्ड इम्पल्सेस भी इंसानी ही हैं। रिच मैन वर्सेस ब्यूटीफुल वुमेन। रिडले कहते हैं कि मर्दों के लिए रिप्रोडक्टिव सक्सेस स्पर्म और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा बच्चे पैदा करना है, इसलिए वे हमेशा युवा और हेल्दी पार्टनर ढूंढते हैं। औरतों के लिए रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब है बच्चे का सर्वाइवल, इसलिए उन्हें चाहिए वेल्दी और रिसोर्सेज वाला हस्बैंड। इस पर डेविड बस ने ग्लोबल स्टडी करी। बस ने पहले अमेरिका में सर्वे किया था। पुरुषों ने काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ब्यूटी और यूथ चुना। औरतों ने काइंडनेस, इंटेलिजेंस, वेल्थ और स्टेटस चुना। क्रिटिक्स कहते थे कि ये तो सिर्फ अमेरिका की बात है। फिर बस ने 33 देशों में 37 सैंपल्स और 1000 लोगों से सर्वे किया। नतीजा वही आया। पुरुष यूथ और ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, औरतें वेल्थ और स्टेटस पर। क्रिटिक्स ने कहा औरतें वेल्थ इसलिए चाहती हैं क्योंकि मर्दों के पास कंट्रोल है। अगर औरतों के पास वेल्थ होगी तो वे नहीं चाहेंगी। बस ने पाया अमेरिका में जो औरतें ज्यादा अर्न करती थी वे हस्बैंड के वेल्थ को और भी ज्यादा महत्व देती थी। यानी वेल्थ वाली औरत को भी वेल्दियर हस्बैंड चाहिए। यहाँ तक कि फेमिनिस्ट लीडर्स 15 पावरफुल वुमेन ने भी सर्वे में यही कहा कि वो और भी पावरफुल पुरुष चाहती हैं। रिडले कहते हैं कि फीमेल्स की सेक्सुअल चॉइस और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है जब उसका अपना वेल्थ और स्टेटस बढ़ता है। डगलस केनरिक ने एक ट्विस्ट दिखाया। जब लोग मैरिज पार्टनर ढूंढते हैं तो इंटेलिजेंस दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन जब लोग वन नाइट स्टैंड ढूंढते हैं तो इंटेलिजेंस सडनली इररिलेवेंट हो जाती है, खास तौर पर पुरुषों के लिए। यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रेफरेंस बदलती है। रिडले कहते हैं कि असल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन सेक्सुअल फैंटेसीज हमारे दिमाग की खिड़की खोल देती है। ब्रूस एलिस और डॉन साइमॉन्स ने 307 कैलिफोर्निया स्टूडेंट पर स्टडी किया। मेल की सेक्सुअल फैंटेसीज ज्यादा थी। टोटल में से 1/3 मेल बोले कि वे लाइफ टाइम में 1000 से भी ज्यादा पार्टनर इमेजिन करते हैं। महिलाएं ज्यादातर फैमिलियर पार्टनर के साथ फैंटेसीज करती हैं। पुरुष विजुअल क्यूज पर एक्साइट होते हैं, महिलाएं इमोशन और अपनी बॉडी रिस्पॉन्सेस पर। यानी पुरुषों की फैंटेसीज यूबिक्विटस, फ्रीक्वेंट, विजुअल, प्रोमिसियस और एक्टिव होती हैं, जबकि महिलाओं की फैंटेसीज कॉन्टेक्चुअल, इमोटिव, इंटीमेट और पैसिव होती हैं। पोर्नोग्राफी मुख्यतः पुरुषों के लिए है। इसमें कॉन्टेक्स्ट, लव, कर्टशिप कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रेंजर्स और फिजिकल एक्ट। रोमांस नॉवेल ये पूरी तरह महिलाओं के लिए है। इसमें लव, कमिटमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग और डोमेस्टिसिटी है। पब्लिशिंग इंडस्ट्री मार्केट के हिसाब से चलती है, आइडियोलॉजी के नहीं। और मार्केट ने साफ दिखा दिया कि पुरुष और महिलाएं सेक्स को अलग नजरिए से देखते हैं। रिडले यहाँ एक पैराडॉक्स उठाते हैं। पुरुष मूलतः हर मौके पर यौन संबंध बनाने को तैयार होते हैं। अगर वाकई पुरुष इतने अवसरवादी हैं तो उन्हें बहुत चूजी नहीं होना चाहिए, लेकिन असलियत इसके उलट है। पुरुष स्त्रियों की सुंदरता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला अगर अमीर भी हो जाए लेकिन बहुत बदसूरत हो
तो पुरुषों में आकर्षण पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक पुरुष अगर अमीर है, स्पोर्ट्स कार चलाता है, बड़ा बैंक अकाउंट है, तो औसत से कम दिखने वाला पुरुष भी औरतों को आकर्षित कर लेगा। यही कारण है कि एस्कॉर्ट एजेंसीज या मॉडलिंग एड्स में महिला की सुंदरता पर ही जोर दिया जाता है। जानवरों की तुलना। रिडले यहाँ जानवरों का उदाहरण देते हैं ताकि समझाया जा सके कि चूजीनेस का असली कारण क्या है। रिडले कहते हैं ब्लैक ग्राउस पक्षी, इसमें मेल बस स्पर्म देता है और आगे बच्चों की परवरिश में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए वह किसी भी मादा से सेक्स कर सकता है, चाहे असली हो या खिलौना मादा, यानी जरा भी चूजी नहीं है। इसके उलट एल्बास्ट्रॉस, इसमें नर पूरी मेहनत से एक ही मादा और उसके बच्चों की देखभाल करता है, इसलिए वह बहुत चूजी होता है। यानी जितना ज्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा चूजीनेस। इंसानों के केस में पुरुष वास्तव में अपने बच्चों पर निवेश करते हैं। कम से कम विकासवादी इतिहास में तो ऐसा ही रहा है, इसलिए पुरुष भी चूजी होते हैं। यानी वे किसी भी औरत से रिश्ता नहीं बनाते, बल्कि यंग और ब्यूटीफुल औरत को तरजीह देते हैं। यही लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग की निशानी है। फीमेल की युवा अवस्था का पुरुषों के लिए इतना महत्व होना इस बात का प्रमाण है कि इंसानों के रिश्ते लंबे समय तक चलते रहें। चिंपैंजी में बूढ़ी और यंग फीमेल बराबर आकर्षक होती हैं जब तक वे फर्टाइल हैं, लेकिन इंसानों में 20 से 25 ईयर की औरतों की ओर ज्यादा आकर्षण होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर ने कहा, शादी का नेचुरल टर्म 4 साल का होता है। वजह यह है कि एक बच्चे के जन्म से लेकर डिपेंडेंस से बाहर निकलने तक पालने में लगभग 4 साल लगते हैं। इसके बाद स्त्री नया पति ढूंढ लेती होगी ताकि अगले बच्चे के लिए जेनेटिक वैरायटी मिले। इस वजह से डाइवोर्स रेट 4 साल बाद पीक करते हैं। लेकिन रिडले को इस पर आपत्ति है। डाइवोर्स रेट में 4 साल वाला पीक कोई बड़ा यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये तो बस स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन हो सकता है। अगर औरतें हर 4 साल बाद पति बदलती रहीं तो उनकी उम्र और बच्चों की बढ़ती संख्या उन्हें नए पुरुषों के लिए कम अट्रैक्टिव बना देंगी। हकीकत यह है कि पुरुषों का युवा औरतों के प्रति आकर्षण आज भी लाइफ लॉन्ग पेयर बॉन्डिंग को दर्शाता है। अखबारों और मैट्रिमोनियल एड्स में यही पैटर्न दिखता है। पुरुष युवा पत्नी चाहते हैं, महिलाएं उम्र दराज और स्थिर अक्सर अमीर पति चाहती हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट बस ने पाया कि पुरुष लगभग 25 साल की महिलाओं को ज्यादा पसंद करते हैं। रिडले कहते हैं कि पुरुषों का चूजी होना कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह एवोल्यूशनरी लॉजिक है। जब आप अपने बच्चों में निवेश करते हैं तो साथी का चुनाव बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। इंसानों का पेयर बॉन्डिंग सिस्टम और पुरुषों का युवा स्त्रियों की ओर आकर्षण इस बात का सबूत है कि इंसानी विवाह और संबंध लंबे समय तक चलने के लिए बने हैं, ना कि केवल 4 साल के लिए। चैप्टर 9, सुंदरता का उपयोग, द यूजेस ऑफ ब्यूटी। रिडले इस चैप्टर की शुरुआत शेक्सपियर की कुछ लाइन से करते हैं, जिसका मतलब है कि पुरुष हमेशा बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं होते। इसी बैकग्राउंड से रिडले इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सुंदरता क्यों महत्वपूर्ण है और इंसान सुंदरता को किस तरह परसीव करता है। 1990 में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि एक्स क्रोमोसोम पर एक गे जीन पाया गया है। बाद में यह दावा कमजोर पड़ गया, लेकिन ट्विन स्टडीज ने साफ किया कि होमोसेक्सुअलिटी आंशिक रूप से हेरिटेबल है। सवाल उठता है, अगर गे पुरुष बच्चे नहीं पैदा करते तो यह जीन नष्ट क्यों नहीं हो गया? रिडले 2 हाइपोथेसिस देते हैं। पहला, फीमेल फर्टिलिटी हाइपोथेसिस, वही जीन महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाता है जितना पुरुषों में रिप्रोडक्टिव डिसएडवांटेज देता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्स्पिरेसी हाइपोथेसिस। लॉरेंस हर्स्ट और डेविड हैक का मानना है कि यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रियल जीन सिर्फ मां से आते हैं। हाइपोथेसिस ये कहती है कि जीन मेल किलर जीन जैसा हो सकता है, जैसे कि कुछ कीड़ों में होता है। नर को स्टरलाइज कर देता है ताकि परिवार की सारी संपत्ति और जेनेटिक रिसोर्सेज महिला रिश्तेदारों की तरफ
डाइवर्ट हो जाए। यानी होमोसेक्सुअल प्रेफरेंसेस एवोल्यूशनरी स्तर पर इनडायरेक्टली फीमेल रिलेटिव्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ा सकती है। सुंदरता और अट्रैक्शन, अगर गे जीन जैसा कुछ सेक्सुअल प्रेफरेंस तय करता है तो हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन भी जीन से काफी हद तक नियंत्रित होगा। यानी सुंदरता आर्बिट्री नहीं है। हम सुंदर को आकर्षक पाते हैं क्योंकि हमारे जीन प्रोग्राम्ड हैं कि सुंदर व्यक्ति अच्छे रिप्रोडक्टिव पार्टनर होंगे। यही नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम है। रिडले सवाल उठाते हैं कि बॉटिसेली का वीनस या माइकल एंजेलो का डेविड हमें सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या नियोलिथिक हंटर गैदरर भी ऐसा ही सोचते होंगे? क्या एस्किमोज, जापानीज या ट्राइबल लोग भी इन्हें सुंदर कहेंगे? क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यही मानेगी? रिडले कहते हैं कि फैशन बदलते रहते हैं। आज की मॉडल्स पुराने जमाने की रूबेंस की वुमेन या विक्टोरियन ब्यूटीज, ये सब अलग अलग पैमाने रखते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड कभी नहीं बदलते। जैसे 20 साल की महिलाएं हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव मानी गई हैं। ऐसे में जिनका पेट निकला हुआ हो, चिन्स वीक हो और रिंकल्ड स्किन हो, कभी अट्रैक्टिव नहीं माने गए। लंबे पुरुष छोटे पुरुषों से ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि फैशन बदल सकता है, लेकिन कोर बायोलॉजिकल प्रेफरेंसेस यूनिवर्सल हैं। तो सवाल उठता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी सिर्फ कल्चर की उपज है, या फिर हमारे जीन्स और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने इन्हें फिक्स कर दिया है? रिडले कहते हैं कुछ चीजें फैशन के हिसाब से बदल सकती हैं, जैसे कपड़े, बॉडी वेट, हेयर स्टाइल, लेकिन यूथ, सिमेट्री, हेल्थ ऐसे सिग्नल एवोल्यूशनरी हार्डवेयर हैं। यानी सुंदरता का मतलब है कल्चर प्लस बायोलॉजी का मिश्रण, लेकिन बायोलॉजी हमेशा लिमिट तय कर देती है। अब रिडले इंसिस्ट की चर्चा करते हैं, यानी निकट संबंधों में यौन आकर्षण। फ्रॉइड की हाइपोथेसिस। फ्रॉइड का कहना था कि हर बच्चे का पहला सेक्सुअल अट्रैक्शन उसके ऑपोजिट सेक्स पेरेंट से होता है। समाज इसलिए इंसिस्ट टैबू लगाता है ताकि लोग अपने इन नेचुरल डिजायर्स को दबा सकें। समस्या ये है कि फ्रॉइड ने अट्रैक्शन का मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन मान लिया। वेस्टर्न मार्क की हाइपोथेसिस कहती है कि लोग अपने माता पिता, भाई बहन से संबंध इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे चाइल्डहुड फैमिलियरिटी रूल से प्रोग्राम्ड हैं। यानी जिन्हें आपने बचपन में रोज देखा वे ऑटोमेटिकली सेक्सुअल अनअट्रैक्टिव लगते हैं। इसका सबूत है इजरायली किबुत्स बच्चे। बचपन से ही साथ पले बच्चे बड़े होकर बहुत रेयरली ही आपस में शादी करते हैं। चाइनीज शिंपुआ मैरिज, बच्ची को फ्यूचर पति के परिवार में पाला जाता है, लेकिन बड़े होकर इनमें आपस में कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप नहीं होता। नतीजा इनफर्टाइल मैरिजेस। सबूत ये भी है कि जब सिबलिंग्स एडल्ट एज में आपस में मिले तो एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। मतलब इंसिस्ट टैबूज जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी बायोलॉजी ने पहले ही इंसिस्ट इन्वर्जन्स डेवलप कर दिया। यानी इंसिस्ट वाली चर्चा में वेस्टर्न मार्क और फ्राइड ने हमें दिखाया कि नेचर और नर्चर दोनों ही मिलकर इंसानी व्यवहार बनाते हैं। वेस्टर्न मार्क ने कहा कि इंसान बचपन में जिनके साथ बड़ा होता है उनके प्रति यौन आकर्षण महसूस नहीं करता। यानी भाई बहन या बचपन के दोस्त सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं लगते। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है? क्या ये सीख कर आता है, यानी नर्चर से, या फिर जन्मजात प्रवृत्ति है? रिडले बताते हैं कि ये दोनों का मिक्स है। प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट ये दिमाग में पहले से मौजूद है, लेकिन ये प्रवृत्ति किसके ऊपर लागू होगी ये बचपन की परिस्थितियां तय करती हैं। रिडले कहते हैं कि जानवरों और इंसानों में दिमाग के विकास के दौरान एक क्रिटिकल पीरियड होता है। उस दौरान जो चीजें सीखी जाती हैं वे स्थायी रूप से इम्प्रिंट हो जाती हैं। बाद में उसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है। उदाहरण के लिए लॉरेंस का इम्प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट। चूजे और हंस के बच्चे जब पैदा होते हैं पहले 13 से 16 घंटे में जिस चलती हुई वस्तु को देखते हैं उसी पर इम्प्रिंट कर लेते हैं। वो उनकी माँ हो सकती हैं या फिर खुद लॉरेंस। वो उसी इंसान या चीज को माँ मानेंगे जिनको उन्होंने पहली बार चलते देखा। यानी सीखना तभी संभव है जब क्रिटिकल पीरियड खुला हो। रिडले कहते हैं कि इंसान भी इसी नियम को फॉलो करते हैं। 10-15 साल की उम्र तक बच्चा किसी भी जगह का एक्सेंट आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन 25 साल बाद एक्सेंट बदलना लगभग नामुमकिन होता है। भाषा सीखने का भी यही हाल है। बच्चा खेल खेल में भाषा सीख लेता है,
लेकिन बड़े होकर हमें डिक्शनरी और ग्रामर रूल्स पर पसीना बहाना पड़ता है। अब रिडले कहते हैं कि यही चीज सेक्सुअल अट्रैक्शन पर भी लागू होती है। इंसान लगभग 8 से 14 साल में जिनके साथ बड़ा होता है उन्हें लेकर यौन आकर्षण महसूस नहीं करता, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब क्रिटिकल पीरियड बंद हो जाता है तो अट्रैक्शन बाहर के लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही वेस्टरमार्क का तर्क है, इंसेस्ट से बचाव ऑटोमेटिक है, हमें टैबू की जरूरत नहीं है। रिडले का मकसद ये दिखाना है कि इंसानों की पसंद 100% कल्चर से नहीं बनती, लेकिन कल्चर का असर क्रिटिकल पीरियड में जरूर पड़ता है। अब आते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के एक बड़े बदलाव पर। थिननेस इज ब्यूटीफुल। विल सिम्पसन ने कहा था, अ वुमन कैन नेवर बी टू रिच और टू थिन। 1950 में पतलापन प्रेजुडिस, 1960 में मिथ, 70s में ऑब्सेशन और 80s में रिलीजन बन गया। मॉडल और मिस अमेरिका कंटेस्टेंट्स लगातार पतली होती गईं। समस्या ये है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है बहुत पतली औरत इनफर्टाइल हो सकती है, यानी इतना ज्यादा पतलेपन का आकर्षण प्राकृतिक रूप से तर्कहीन है। तो फिर फैशन क्यों बदल गया? स्मर्ट्स का तर्क है कि पहले के समय में पतलापन गरीबी की निशानी थी। अमीर घरों की औरतें ज्यादा मोटी और स्वस्थ दिखती थीं और वही अट्रैक्टिव लगती थीं। लेकिन आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में रिच वुमेन डाइट, जिम और कॉस्मेटिक लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हैं। इसलिए पतलापन स्टेटस सिंबल बन गया और लड़कों का क्रिटिकल पीरियड इसी नए कोरिलेशन से प्रभावित हुआ है। अब उन्हें स्लिम वुमेन और अट्रैक्टिव लगने लगी। रिडले कहते हैं कि क्रिटिकल पीरियड इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा स्कल्पचर है। सेक्सुअल अट्रैक्शन न पूरी तरह जेनेटिक है और न पूरी तरह से कल्चरल। ये जीन्स, हार्मोन्स और सोशल इनपुट के मिश्रण का हिस्सा है। ब्यूटी के स्टैंडर्ड बदल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह आर्बिट्री नहीं होते। मेल प्रेफरेंसेस यूथ और फर्टिलिटी से स्ट्रांगली जुड़ा है, लेकिन फैशन स्टेटस सिंबल बदल कर उसे मॉडिफाइड किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि पुरुष महिलाओं की सुंदरता पर ध्यान देते हैं। उसका एक कारण ये है कि सुंदरता प्रजनन क्षमता का संकेत देती है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सामने आता है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि औरतें अपने साथी के सामाजिक दर्जे के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जबकि पुरुष ज्यादातर महिलाओं की शारीरिक सुंदरता देखते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पुरुषों को केवल औरतों की सुंदरता देखनी है तो फिर क्यों वे आजकल पतली कमर वाली स्त्रियों पर इतना जोर देते हैं? कई अध्ययनों ने साफ किया है कि सुंदर महिलाएं और अमीर पुरुष ज्यादा जोड़े बनाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिला की खूबसूरती उसके पति के पेशेवर दर्जे की भविष्यवाणी करने में कहीं बेहतर थी, बजाय उसके अपने पढ़ाई, बुद्धिमत्ता और पारिवारिक हैसियत के। यानी खूबसूरती ही महिलाओं का सबसे बड़ा सामाजिक टिकट बन गई। रिडले कहते हैं कि पुरुष पतली औरतों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पतलापन स्टेटस का प्रतीक बन गया है। अमीर औरतें सलाद और लेट्यूस खाती हैं, इसलिए पतली रहती हैं। गरीब औरतें जंक फूड खाती हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि हमेशा से गरीब औरतें मोटी नहीं रही। पहले के जमाने में गरीब औरतें पतली होती थी क्योंकि उनके पास खाना कम था, और अमीर औरतें मोटी क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन मिलता था। इसलिए पतलापन कभी भी पूरी तरह अमीर होने का ईमानदार संकेत नहीं रहा है। रिडले बताते हैं कि रोनाल्ड फिशर की सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि कभी कभी सिर्फ फैशन के कारण पुरुषों की पसंद बदल जाती है। मान लीजिए एक दौर में पुरुषों को हेल्दी औरतें पसंद थी, फिर धीरे धीरे पुरुषों ने पतली औरतों को पसंद करना शुरू कर दिया। अब इससे फायदा किसे हुआ? पतली औरतों की बेटियां पतली हुई, उन बेटियों को हाई स्टेटस पुरुषों ने पसंद किया। नतीजा, ज्यादा पोते पोतियां पैदा हुए। इस तरह फैशन ने प्राकृतिक चयन की तरह काम किया। लेकिन इसमें समस्या यह है कि अगर फैशन इतना तानाशाह है तो फिर यह इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? इसका जवाब एक भारतीय मनोवैज्ञानिक देवेंद्र सिंह ने दिया। इन्होंने बताया कि असल में पुरुष किस चीज की ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की खूबसूरती का सबसे अहम मापदंड है वेस्ट टू हिप रेशियो, मतलब कमर जितनी पतली और हिप्स जितने चौड़े उतना ही आकर्षण।
सिंह ने लड़की की 4 तस्वीरें बनाई और इसमें वेस्ट टू हिप्स रेशियो अलग अलग रखे। हर बार पुरुषों ने 0.7 वाले अनुपात यानी सबसे पतली कमर वाले रूप को सबसे आकर्षक माना। यहाँ तक कि अगर महिला थोड़ी हेल्दी थी लेकिन उसके कमर और हिप्स का रेशियो कम था तो वो ज्यादा आकर्षक लगी। रिडले कहते हैं कि इसका जैविक कारण ये है कि पतली कमर और चौड़े हिप्स का होना सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये फर्टिलिटी के संकेत हैं। चौड़े हिप्स मतलब डिलीवरी में आसानी होगी। पेट पर चर्बी जमाना यानी बीमारियों और हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत है। अगर हिप्स पर फैट ज्यादा है तो अच्छे हार्मोन और फर्टिलिटी का अच्छा संकेत है, यानी मेल उन्हीं स्त्रियों को चुनते हैं जिनसे स्वस्थ संतान पैदा होने की संभावना ज्यादा है। रिडले कहते हैं कि मानव शिशु का दिमाग जन्म के समय सिर्फ 1/3 विकसित होता है, क्योंकि अगर दिमाग और बड़ा होता तो औरत का पेल्विक कैनाल और चौड़ा होना चाहिए था और वो इंसान को चलने फिरने से रोक देता। इसलिए इंसानी विकास में हमेशा चौड़े हिप्स वाली औरतें ज्यादा डिजायर्ड रही हैं। लेकिन जैसे जैसे लिमिट आई, पुरुषों की पसंद बदलकर पतली कमर पर आकर के टिक गई। कोई भी पुरुष ये सीधे नहीं जान सकता कि महिला की उम्र कितनी है, उसे ये अंदाजा लगाना पड़ता है उसके चेहरे और शरीर को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर या समाज में उसकी छवि से। लेकिन वो सारी चीजें जिन्हें हम महिला की सुंदरता मानते हैं उम्र बढ़ते ही सबसे पहले खत्म हो जाती हैं। बिना दाग धब्बों वाली त्वचा, भरे हुए होंठ, चमकती आंखें, ये सब कुछ, यहाँ तक कि सुनहरे बाल भी, जो अक्सर 20 की उम्र के बाद प्राकृतिक रूप से झड़ जाते हैं। यानी सुंदरता दरअसल एक ईमानदार संकेत है। यूरोप के इतिहास में हमेशा सुनहरे बालों वाली औरतें सबसे सुंदर मानी गईं। मध्यकालीन में फेयर हेयर और सुंदरता एक ही बात मानी जाती थी। इंग्लैंड में तो फेयर शब्द का मतलब ही सुंदर हो गया। वैज्ञानिक तर्क ये है कि यूरोप में भी कभी एक म्यूटेशन आया होगा जिसने बचपन के सुनहरे बालों को जवानी तक बनाए रखा, लेकिन ज्यादा उम्र तक नहीं। ऐसे में जिन पुरुषों ने ब्लॉन्ड औरतों को पसंद किया, उन्होंने अनजाने में हमेशा युवा औरतों को चुना। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर पसंद करना केवल एक कल्चर की उपज है, जैसे फिल्मों, कहानियों और फैशन ने इसे युवा और सुंदर से जोड़ दिया। दूसरे लोग कहते हैं कि शायद यह जैविक कारण है। क्यों मान लें कि यह केवल प्राकृतिक चयन था? क्यों न माने कि यह सेक्सुअल सिलेक्शन था, यानी पुरुषों की पसंद ही इस गुण को फैलाने में काम आई। मजेदार बात यह है कि इंसान अकेली प्रजाति है जिसमें नर इतने पागलपन की हद तक यंग वुमेन्स को पसंद करते हैं। चिंपैंजी नर बूढ़ी मादा को भी उतना ही पसंद करते हैं अगर वह प्रजनन की स्थिति में हो, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसानों में लंबी अवधि के विवाह और लंबे समय तक बच्चों की परवरिश की परंपरा है। अगर पुरुष को जिंदगी भर एक ही पत्नी के साथ रहना है तो वो चाहेगा कि पत्नी लंबे समय तक प्रजनन योग्य बनी रहे। फेशियल सिमेट्री, पुरुष अक्सर नियमित और संतुलित चेहरे को सुंदर मानते हैं। बहुत लंबी नाक या दूसरी असामान्यता आकर्षण को घटा देती है। डॉन साइमंस ने कहा, चेहरा शरीर का सबसे सूचना भरा हिस्सा है। असिमेट्रिकल चेहरा अक्सर बीमारियों या खराब जीन्स का संकेत देता है। रिडले कहते हैं कि यहाँ एक चौंकाने वाला निष्कर्ष है। सबसे एवरेज चेहरा सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। 1883 में फ्रांसिस गाल्टन ने कई चेहरे को मिलाकर एक कंपोजिट फोटो बनाई। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त चेहरा किसी भी चेहरे से ज्यादा सुंदर निकला। कंप्यूटर से आधुनिक दौर में भी यही प्रयोग हुआ और नतीजा वापस वही मिला। इसलिए मॉडल्स के चेहरे अक्सर भूलने लायक होते हैं क्योंकि वे बहुत ही औसत और निर्दोष होते हैं। वहीं राजनेताओं के चेहरे याद करने लायक होते हैं। क्रूर सच्चाई ये है कि औसत चेहरा सबसे सुंदर का नियम बहुत निर्दयी है। कई बुद्धिमान, दयालु और सफल महिलाएं सिर्फ इसलिए उपेक्षित हो जाती हैं क्योंकि उनका चेहरा औसत नहीं है। मध्यकालीन यूरोप में और रोम में ताकतवर पुरुष सबसे सुंदर स्त्रियों को अपने हरम में ले जाते थे। बाकी पुरुषों के पास विकल्प घट जाते थे, इसलिए साधारण महिलाएं भी शादी कर पाती थी। लेकिन आधुनिक मोनोगैमी के दौर में ये और कठिन हो गया है, क्योंकि अब हर पुरुष अपनी पसंद को चुनता है और औसत चेहरे वाली महिलाओं को ज्यादा बढ़त मिलती है। यानी यूथ और सुंदरता गहराई से जुड़े हैं। त्वचा, बाल, ब्रेस्ट, कमर,
ये सब उम्र का सीधा संकेत देते हैं। पुरुषों का यूथ के बारे में दीवानगी हमें बताती है कि इंसान सेक्सुअल सिलेक्शन से बहुत प्रभावित प्रजाति है। अब तक हमने देखा कि पुरुष अक्सर स्त्रियों को चुनते समय सबसे पहले शारीरिक आकर्षण पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब बात स्त्रियों की आती है तो फिजिकल अपीयरेंस उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक अपवाद जरूर है, हाइट। लगभग हर समाज में लंबा पुरुष छोटे पुरुष से ज्यादा आकर्षक माना जाता है। अमेरिका की एक रिसर्च में पाया गया कि औसतन हर 1 इंच लंबाई पुरुष की एनुअल इनकम सैलरी में लगभग $6,000 जोड़ देती है। यानी लंबाई और स्टेटस दोनों का गहरा संबंध है। ब्रूस एलिस और कई एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया कि स्त्रियां पुरुषों की भविष्य संभावनाओं को पहचानने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब वे साथी चुनती हैं तब पुरुष जरूरी नहीं है कि वो सफल हो चुके हों। इसलिए स्त्रियां उनमें कुछ लक्षण चुनती हैं, जैसे आत्मविश्वास, साहस, एम्बिशन, डिसाइसिवनेस, परसिवरेंस, बुद्धिमत्ता। ये सब आकर्षक माने जाते हैं। रिडले बताते हैं कि एक टेस्ट में लोगों को 2 खिलाड़ी दिखाए गए, जेंडर न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन के साथ। पहला खिलाड़ी डोमिनेंट, कॉम्पिटिटिव और जीतने के लिए जुनूनी था। दूसरा शांत, आसानी से दब जाने वाला और फन के लिए खेल रहा था। महिलाओं ने डोमिनेंट खिलाड़ी को ज्यादा तरजीह दी, जबकि पुरुषों ने महिलाओं के लिए डोमिनेंस को अट्रैक्टिव नहीं माना। यानी डोमिनेंस मेल सेक्सीनेस का बड़ा फैक्टर है। रिडले दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ही एक्टर को 2 तरीकों से इंटरव्यू में पेश किया गया। पहला झुका हुआ, सर नीचे और पैसिव अंदाज में। दूसरा आराम से लीन बैक, कॉन्फिडेंट जेस्चर्स। महिलाओं ने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज वाले एक्टर को कहीं ज्यादा डिजायरेबल माना, लेकिन जब महिला एक्टर्स ने ऐसा किया तो पुरुषों ने सेक्सुअल अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं दिखाया। बस ने 37 देशों की सोसाइटी पर अध्ययन किया और पाया कि महिलाएं पुरुषों को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ज्यादा महत्व देती हैं, जबकि पुरुष ऐसा नहीं करते। एलिस और बॉबी लॉ बताते हैं कि पुरुषों के ऑर्नामेंट्स जैसे कपड़े, गहने, गैजेट्स हमेशा रैंक और स्टेटस का संकेत रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे अरमानी का सूट, रोलेक्स की घड़ी और BMW। विक्टोरियन डचेस का ड्रेस उसके पति की वेल्थ का सिंबल होता था, जबकि महिलाओं के ऑर्नामेंट अक्सर मैरिटल स्टेटस दिखाते थे, जैसे सिंदूर, चूड़ी या फिर बिंदी। रिडले एक बहुत रोचक सवाल उठाते हैं। अगर पुरुष स्त्रियों की फर्टिलिटी पर ध्यान देते हैं, जो कि स्थायी संकेत है, और महिलाएं पुरुषों के स्टेटस पर, जो कि बदलते रहते हैं, तो फैशन पर ज्यादा ध्यान पुरुषों को देना चाहिए, न कि महिलाओं को। लेकिन असलियत इसकी उल्टी है। महिलाएं ज्यादा फैशन के पीछे भागती हैं, जबकि पुरुष स्टेटस सिंबल जैसे गाड़ी, सूट इनका यूज करते हैं, लेकिन फैशन ट्रेंड को उतना फॉलो नहीं करते। एवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल दोनों प्रोस्पेक्टिव फैशन को स्टेटस कंपटीशन से जोड़ते हैं। वुमेन्स फैशन अक्सर नोवेलिटी ड्रिवन होती है, जैसे नया ट्रेंड पकड़ना खुद का एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। डिजाइनर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर सीजन्स ट्रेंड बदलते रहते हैं। रिडले कहते हैं कि फैशन एक पैराडॉक्स है, या स्टेटस दिखाने के लिए है, लेकिन वो महिलाएं जो फैशन में सबसे ऑब्सेस्ड हैं, असल में उस पुरुष को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे स्टेटस सिग्नल की सबसे कम परवाह है। रिडले कहते हैं कि चाहे इंसानों में सुंदरता हो या पुरुषों में डोमिनेंस, दोनों ही सेक्सुअल चयन के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। इतिहास में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि सुंदर महिलाएं और ताकतवर प्रभुत्वशाली पुरुष ज्यादा बच्चा पैदा करते थे, क्योंकि ताकतवर पुरुष सुंदर पत्नियां चुन लेते थे और फिर दोनों मिलकर दूसरों के श्रम का फायदा उठाते थे। नतीजा ये हुआ कि अगली पीढ़ी में और भी ज्यादा सुंदर महिलाएं और भी ज्यादा प्रभावशाली पुरुष पैदा हुए। लेकिन समस्या ये थी कि उनके राइवल्स यानी बाकी लोग भी इन्हीं की तरह सफल कपल्स के वंशज थे, यानी सारा स्टैंडर्ड ही ऊपर उठता गया। मतलब अगर एक जमाने में थोड़ी सुंदरता ही काफी थी, तो अब और ज्यादा चाहिए ताकि भीड़ में अलग दिखा जा सके। उसी तरह प्रभावशाली पुरुष को और ज्यादा चालाक, निर्दयी या शक्तिशाली होना पड़ा ताकि दूसरों पर हावी हो सके। रिडले बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया। अगर सारी महिलाएं वीनस डी मेडिसी जैसी सुंदर बन जाएं,
तो हम कुछ समय के लिए मोहित रहेंगे, लेकिन जल्दी ही हमारी इंद्रियां उस सुंदरता की आदत डाल लेंगी। फिर हमें और वैरायटी चाहिए होगी, और जैसे ही वैरायटी मिलेगी हम चाहेंगे उस समय का कॉमन स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़े। इसका सीधा मतलब है सुंदरता कोई स्थायी सीमा नहीं है या हमेशा हमारे दिमाग की धारणा पर निर्भर करती है। रिडले कहते हैं कि यही कारण है कि यूजेनिक्स यानी जबरदस्ती सुंदर या श्रेष्ठ लोग पैदा करने की योजना कभी सफल नहीं हो सकती। डार्विन ने उदाहरण दिया कि पश्चिमी अफ्रीका की ज़ोलोफ ट्राइब अपनी महिलाओं की सुंदरता के लिए मशहूर थी। इस कबीले में एक रीति थी कि जो महिलाएं बदसूरत होती हैं उन्हें वे गुलामों में बेच देते हैं। नतीजा ये हुआ कि कबीले की औसत महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी और सुंदर होती गईं। लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि पुरुषों के सुंदरता के मानक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते गए। तो चाहे औरतें ज्यादा सुंदर हुई हों, पुरुष उतने ही असंतुष्ट और नाखुश बने रहे। रिडले कहते हैं कि सुंदरता का कॉन्सेप्ट पूरी तरह सब्जेक्टिव है, यानी सुंदरता तभी अस्तित्व में आई जब कोई बदसूरत हो या जिससे तुलना की जा सके। अब समस्या ये है कि हर कोई तो टॉप लेवल सुंदर या प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो समाज में ज्यादातर सुंदर महिलाएं पहले से ही ताकतवर पुरुषों से शादी कर लेती हैं। तो आखिर मिस्टर एवरेज और मिस एवरेज क्या करेंगे? वे भी शादी करते हैं, लेकिन समझौते के साथ। एवरेज को सुंदरता में दूसरे दर्जे की महिला मिलती है, मिस एवरेज भी कोई साधारण आदमी चुन लेती है, यानी लोग अपने स्तर के बराबर साथी से शादी कर लेते हैं। इसे कहते हैं असॉर्टेटिव मेटिंग, यानी लोग अपने जैसी वैल्यू वाले साथी से जुड़ते हैं। इसलिए अगर कोई बहुत सुंदर मॉडल किसी साधारण और नाकामयाब आदमी से शादी कर ले तो हम चौंक जाते हैं, आखिर इसमें उसने क्या देखा। या अगर कोई ताकतवर और अमीर आदमी किसी बदसूरत महिला से शादी कर ले तो हम कहते हैं ये कैसे हुआ। हम अपनी खुद की डिजायरेबिलिटी यानी यौन या सामाजिक आकर्षण की कीमत दूसरों की प्रतिक्रियाओं से समझते हैं। अगर हमें बार बार रिजेक्ट किया जाए तो हम अपनी उम्मीदें घटा लेते हैं। अगर हमें बार बार सफलता मिले तो हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। रिडले यहाँ कहना चाहते हैं कि सुंदरता और ताकत की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ये हमेशा और अधिक चाहने पर मजबूर करती है। असंतोष, दुख और निरंतर संघर्ष। लेकिन समझदारी ये है कि रेड क्वीन की इस दौड़ से उतरना सीखें, वरना हम थक कर गिर पड़ेंगे। चैप्टर 10 द इंटेलेक्चुअल चेस गेम। कल्पना कीजिए आप और मैं अजीबो गरीब शतरंज की बिसात पर बैठे हैं। इस खेल में प्यादे, ऊंट, घोड़े नहीं हैं, बल्कि दिमाग है, आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि। इस खेल में हर चाल के पीछे असली सवाल है, आखिर इंसान इतना बुद्धिमान क्यों बना? रिडले यही सवाल इस अध्याय में उठाते हैं। मनुष्य की सबसे अनोखी विशेषता है इंटेलिजेंस। हम आग जलाना सीखते हैं, भाषा गढ़ते हैं, गणित खोजते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोचते हैं। लेकिन जैविक दृष्टि से सवाल उठता है कि इतनी विशाल बुद्धि की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमारे मस्तिष्क का आकार बाकी प्राइमेट से कहीं ज्यादा है? डार्विन ने कहा कि प्राकृतिक चयन सिर्फ जीवित रहने और प्रजनन में मदद करने वाली चीजों को बढ़ावा देता है। तो क्या दिमाग शिकार करने या शेर से भागने के लिए बना? शायद नहीं। रिडले कहते हैं कि इंसानी दिमाग सिर्फ जीवित रहने की मशीन नहीं है, ये है एक सोशल ब्रेन, एक ऐसा दिमाग जो रिश्तों, धोखे, गठबंधन यानी बॉन्डिंग, प्रेम और राजनीति को समझने के लिए विकसित हुआ है। रिडले कहते हैं कि इंसान की बुद्धि को समझने के लिए शतरंज की बाजी जैसी उपमा ठीक बैठती है। हर इंसान दूसरे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। वो क्या सोच रहा है? क्या वो मुझे धोखा देगा या मेरा साथ देगा? क्या मैं उसे चकमा दे सकता हूँ? ये एक माइंड आर्म रेस है। जैसे रेड क्वीन की दौड़ में प्रजातियां लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, वैसे ही इंसान भी समाज में एक दूसरे से होड़ करते रहते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड। मानव बुद्धि की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है दूसरे के मन में झांकने की कोशिश करना। हम इसे विज्ञान में कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा और उसी हिसाब से
अपनी रणनीति बना सकते हैं। रिडले बताते हैं कि यह क्षमता विशेष रूप से रिश्तों और प्रेम में जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को रिझाना चाहता है तो उसे समझना होगा कि स्त्री उसके इरादों को समझ सकती है और हो सकता है कि वह उसे जांचने के लिए सवाल पूछे। इस तरह दिमाग बनाम दिमाग की बाजी चलती रहती है। रिडले कहते हैं कि डार्विन का सेक्सुअल सिलेक्शन का सिद्धांत यहाँ फिर से सामने आता है। रिडले बताते हैं कि हमारी बुद्धि का बड़ा हिस्सा मेट चॉइस यानी जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया से आया है। स्त्रियां अक्सर पुरुषों की इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर आकर्षित होती हैं, क्योंकि ये सब संकेत है कि पुरुष का दिमाग तेज है और वो अच्छा पिता और रक्षक बन सकता है। इसी वजह से कविता, संगीत, कहानी जैसी कला विकसित हुई। ये सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं थी, बल्कि रिझाने के लिए थी। जैसे मोर अपनी पूंछ दिखाता है, वैसे ही इंसान भी अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करता है। रिडले कहते हैं कि इंसानी दिमाग का विकास सिर्फ कॉपरेशन के लिए नहीं हुआ, जबकि ये डिसेप्शन के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई साथी आपको धोखा दे तो आपको तुरंत पहचानना चाहिए। अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आपको अपने झूठ को छिपाने की कला आनी चाहिए। यानी दिमाग हमेशा दो भूमिकाओं में खेलता है, धोखा देने और धोखा पकड़ने वाला। ये लगातार शतरंज की तरह चलता है। जो धोखा देने में माहिर होगा उसका दिमाग बढ़ेगा, जो धोखा पकड़ने में तेज होगा उसका भी दिमाग बढ़ेगा। इससे बुद्धि की ये अद्भुत दौड़ शुरू हो जाती है। यही है इसकी रेड क्वीन दौड़। रिडले कहते हैं कि भाषा भी इंसानी बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार है। भाषा की असली भूमिका जानकारी बांटना नहीं, बल्कि सोशल पॉलिटिक्स खेलना है। हम गॉसिप करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन किसके साथ है, किसने किसे धोखा दिया और कौन भरोसेमंद है। भाषा ने दिमागी शतरंज को और जटिल बना दिया। अब हम झूठ बोल सकते हैं, बहाने बना सकते हैं और कहानी गढ़ सकते हैं। रिडले ये भी कहते हैं कि इंसानी कला, संगीत और कॉमेडी का मूल कारण सेक्सुअल सिलेक्शन है। जैसे मोर की पूंछ व्यवहारिक नहीं है लेकिन आकर्षक है, वैसे ही इंसानी गाना, नृत्य और साहित्य सीधे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन साथी आकर्षित करने के लिए जरूरी है। एक कवि की कविता, एक गायक का गीत या एक मजेदार कॉमेडी, ये सब बुद्धि की ताकत दिखाने के तरीके हैं। लेकिन इतना बड़ा दिमाग मुफ्त में नहीं आता, इसकी ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा है। रिडले बताते हैं कि हमारा ब्रेन शरीर की टोटल एनर्जी का लगभग 20% खा जाता है। तो प्रकृति में ये महंगा ऑर्गन क्यों बना रहा? क्योंकि इसके कई फायदे हैं, जैसे साथी को रिझाना, धोखे से बचना, रिश्ते संभालना। इन फायदों के चलते इतनी बड़ी कॉस्ट के बावजूद नेचुरल सिलेक्शन ने इसे बढ़ावा दिया। इस चैप्टर के लास्ट में रिडले बताते हैं कि इंसान की बुद्धि कोई निष्क्रिय साधन नहीं है, ये एक हथियार है। रिश्तों की राजनीति का हथियार, प्रेम की प्रतियोगिता का हथियार, धोखे और शतरंज का हथियार। हम सोचते हैं कि बुद्धि हमें विज्ञान, कला और सभ्यता देती है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे असली इंजन छुपा हुआ है सेक्सुअल सिलेक्शन और सामाजिक प्रतिस्पर्धा। इंसान का दिमाग इसलिए इतना बड़ा नहीं हुआ कि वह सिर्फ पेड़ पर चढ़ सके या आग जला सके, बल्कि इसलिए बड़ा हुआ कि हम सब लगातार दिमाग बनाम दिमाग का शतरंज खेलते रहें। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो या किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखिए, ये खेल लाखों साल पुराना है। ये वही पुराना खेल है, रेड क्वीन की रेस, जिसमें इंसान का दिमाग अब तक का सबसे शानदार प्यादा बना हुआ है। तो दोस्तों, इंसान की इस यात्रा में हमने देखा कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है या प्रेम की राजनीति का अखाड़ा है, धोखे और सहयोग की शतरंज है, कला और भाषा का स्टेज है। हमने जाना कि असली कहानी है उस कभी न रुकने वाली दौड़ की, जहां हर पीढ़ी अपने दिमाग को थोड़ा और बढ़ाती है ताकि अगले दिमाग को मात दे सके। यानी इंसान होना एक ऐसे खेल का हिस्सा होना है जहां दांव पर भरोसा, आकर्षण और बुद्धि है, जहां दांव पर है भरोसा,
आकर्षण और बुद्धि, ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रेड क्वीन की ये दौड़ आज भी जारी है। हम सब अब भी उसी बिसात पर बैठे हैं और अगली चाल चलने के इंतजार में हैं। तो दोस्तों, ये थी मैट रिडले की अद्भुत किताब द रेड क्वीन की पूरी ऑडियो समरी। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी, आपसे विदा लेता हूं। अगले सफर में फिर से मुलाकात हो।